हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट है। यदि इसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप 30 में से 30 स्कोर आप ला सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आप दीर्घ स्वर आपको यदि ज्ञात है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे ऊ जो है ये यहाँ पे लघु स्वर है, ई भी लघु स्वर है, ऋषि भी लघु स्वर है। केवल एक बचता है जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीर्घ स्वर में ऊ आता है और ओष्ठ के अंतर्गत जो ओष्ठ का उच्चारण स्थान होता है, ओष्ठ में ऊ और ऊ ये दोनों आते हैं, किंतु यहाँ पे दीर्घ स्वर भी पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो याद रखिएगा, भारत जो है ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो जिस प्रकार से भारत के साथ हम कह सकते हैं जापान, जैसे प्रयागराज, गंगा किसी के नाम हो गया, सुरेश, राम, ये सभी क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक के यहाँ उदाहरण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। तो यहाँ पे देखिएगा पुस्तक क्या है, रखी है, तो यहाँ पे कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। और याद रखिएगा, सर्वनाम के यदि प्रकार पूछे तो प्रकार कितने होते हैं, 6। सर्वनाम के भेद या प्रकार याद रखिएगा 6, और सर्वनाम के संख्या ये कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो देखिए मोहन क्या है, बाजार जो है पहुंच गया है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म भी दिया गया हो। तो बाजार जो है यहाँ पे कर्म हो गया और यहाँ पे पहुँचना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अतियुक्त में देखेंगे तो यहाँ पे अति क्या है, ये उपसर्ग है, तो अति यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो तिरंगा में कौन सा यहाँ पे समास होगा, आपको यहाँ पे बताना है। सभी लोग बताइएगा तिरंगा में कौन सा यहाँ पे समास होगा। तो तिरंगा 3 रंगों का यहाँ पे समूह होता है तिरंगा में, तो इस प्रकार से, और साथ में यहाँ पे 3 रंगों में यहाँ पे देखिएगा प्रथम पद क्या है, संख्यावाची भी है, तो यहाँ पे द्विगु समास का ये उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा, द्विगु समास क्या होते हैं, जिसका पूर्व पद या पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और समस्त पद से एक समूह का बोध होता हो, वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे हम कह सकते हैं, इसके और उदाहरण यदि ले लिए जाएँ तो हम कह सकते हैं त्रिभुवन, ये हो गया, त्रिभुवन के साथ पंचवटी, ये आपको याद रखना है, और दोगुना, ये भी आप एक क्या है, द्विगु समास के ये सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। आचरण के शब्द का अर्थ नहीं है, तो याद रखिएगा व्यवहार, ये आचरण शब्द का अर्थ है। आदत, चाल चलन, ये सभी क्या होते हैं, इसके अर्थ हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे आकांक्षा यहाँ पे आचरण का यहाँ पे शब्द या समानार्थी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे पहचानना है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, तो मोरों ये गलत है। मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोर का, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोरों के, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ है, 10, 11 और 12 प्रश्नों को यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पे उत्तर देने हैं। पैराग्राफ है, ईसवी संवत के आरंभ तक जर्मनी के लोग गोत्र अथवा कुल समुदायों में रहते थे और गोत्र कबीलों में संयुक्त थे। जर्मन लोग मवेशी और कुक्कुट पालते थे, जानवरों का शिकार करते, मगर कृषि उनका मुख्य उद्यम था। वे पेड़ों को काटकर और जड़ों को उखाड़कर खेत बनाते थे, उस पर वे तब तक खेती करते थे जब तक मिट्टी अनवरक नहीं हो जाती थी। 2-3 साल बाद छोड़ दिया जाता था और जंगल को साफ करके नया खेत बना लिया जाता था। जमीन को अब सिर्फ
कुदालों फावड़ों से ही नहीं कष्ट नहीं किया जाता था, उसे अक्सर हल्के हलों से जोतकर पटरों से बराबर किया जाता था। हलों को बैल खींचते थे। जर्मनों ने रोमनों को 2 खेत आवर्तन पद्धति से खेती करते देखा और उसे ग्रहण कर लिया। इस पद्धति में कृषि भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक खेत को काट कर किया जाता था और दूसरे को खाली रहने दिया जाता था। जोते गए और खाली खेतों की हर साल अदल बदल होती थी। 2 खेत आवर्तन पद्धति अर्थात दुखेतिया परिणाम स्वरूप कृषि में श्रम उत्पादकता में वृद्धि आई। अब यहाँ पे हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जोती गई जमीन किसके बराबर की जाती थी? फावड़ों से, कुदालों से, लकड़ी के पटरों से, हलों से। जो यहाँ पे जोती हुई जमीन होती थी वो किससे बराबर की जाती थी? तो याद रखिएगा, जो लकड़ी के पटरे होते थे। अभी आपने वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे, जब ट्रैक्टर से जुताई की जाती है तो ट्रैक्टर के हल के ऊपर एक पटरा इस प्रकार से रखा होता है, जिसको जोतते समय उसको डाल दिया जाता है, तो जो भी ज़मीन होती है अर्थात खेत होते हैं वो बराबर होते चले जाते हैं। तो ये जो होता है पटरा होता है, अर्थात लकड़ी के जो पटरे से यहाँ पे ज़मीन बराबर की जाती थी। नेक्स्ट है, जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? तो जर्मनी के लोग थे, वहाँ का मुख्य उद्यम क्या था? तो याद रखिएगा, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आपने पैराग्राफ में पढ़ा कि कृषि था। नेक्स्ट है, जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? तो जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में 1 से 2 साल का समय लगता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में मन क्या है? आपको बताना है कि मन क्या है। तो याद रखिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला में जो मन है वो एक यहाँ पे उपमेय है, इसको आपको याद रखना है। और मन यहाँ पे उपमेय हो गए। सरिस, यहाँ पे ये जो सरिस है ये शब्द क्या हो गया? ये वाचक का यहाँ पे कार्य करेगा। और डोला जो है, ये जो डोला है ये साधारण धर्म का यहाँ पे काम करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। यदि अलंकार भी इसमें पूछता है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, उपमा अलंकार है। जहाँ पे सम, सरिस ये सभी शब्द आ जाएं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन याद रखिएगा अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है? तो आपने देखा होगा कि आपने शतरंज के खिलाड़ी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है। और कफन तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा। यदि परीक्षा और सवा सेर गेहूं ये आपने नहीं पढ़ा तो कफन ये जो है ये पुस्तक जरूर इसका नाम कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। तो आप इन चारों को याद रखिएगा, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं और कफन, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट है, वागार्त पत्रिका के प्रकाशन कौन है? अर्थात वागार्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? याद रखिएगा, जो वागार्त पत्रिका है ये भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हेमतरंगिणी जो इनकी पुस्तक थी, इस रचना पर इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो याद रखिएगा, 1955 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो जो खड़ी बोली है वो याद रखिएगा सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पे निकली है। ब्राह्मण के अंतर्गत याद रखिएगा, ब्राह्मण के अंतर्गत आपके यहाँ पे सिंधी आ जाती है, ये आपको याद रखना है। और अर्धमगधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवेदी आ जाती हैं। और यहाँ पे यदि मगधी के अंतर्गत देखा जाए तो मगधी के अंतर्गत आपकी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ये आती हैं। और सौर सैनी की बात की जाए तो सौर सैनी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भाषाएं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, वो सभी सौर सैनी के अंतर्गत आ जाएंगी।
तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपने नोट्स इनको बहुत से पढ़े होंगे, उसको एक बार और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो वो होती है बघेली बोली, ये उदासीन आकार बहुला होती है। नेक्स्ट है टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक होती है KTM 2, जिसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये होता है कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, यहाँ पे टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। तो यहाँ पे पूछा गया था टावर्ग। टावर्ग देखिए किस में आएगा, KTM, M पे आया अतः कंठ, तालु, मूर्धा, तो ये किस में आ जाएगा, मूर्धन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि टावर्ग मूर्धन से होता है। कंठ में आता है कावर्ग, तालु में आ जाएगा चावर्ग और मूर्धन में आता है टावर्ग और दंत में आता है, याद रखिएगा, तावर्ग। ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो लेखक है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो याद रखिएगा लेखक संज्ञा का ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लेखक कोई भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, अर्थात जो समस्त जात का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो वो है भीड़। भीड़ क्या होती है, ये पुल्लिंग नहीं होता है। यहाँ पे समूह, झुंड और दल ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो एक वचन शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो नदी जो है, नदी याद रखिएगा, वो एक वचन के अंतर्गत आ जाएगी। और इसी के साथ और जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं वो होते हैं जैसे सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, ये सभी क्या होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, लौ कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए का आ रहा है और का किस में होता है, तो आप इनको उच्चारित करके यदि देखेंगे तो ये किसको बताता है, संबंध कारक को। अपादान क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो याद रखिएगा धातु कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 है, तो मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये तीनों क्या होती हैं, विशेषण की तुलना के आधार पर अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। अब अष्टादश यहाँ पे देखेंगे तो अष्टदश अर्थात यहाँ पे संख्या को बता रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाची यहाँ पे विशेषण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 है मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब यहाँ पे मेरा कुर्ता पैजामे में कितने 3.5 मीटर कपड़ा लगा है। अब 3.5 मीटर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिमाण को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। और कैसा परिणाम है, तो निश्चित परिणामवाचक यहाँ पे आ जाएगा। परिणामवाचक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित होता है जिसमें माप दी हो, जैसे 3.5 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर 10 मीटर। अनिश्चित होता है जिसमें परिमाण क्या है, निश्चित न हो, जैसे कह दिया जाए कई मीटर यहाँ पे कपड़ा लगा है, कुछ मीटर कपड़ा लगा है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिणाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना है बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं, तो पीले फूल। विशेषता क्या है, पीले फूल की, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, पीले हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में याद रखिएगा रीतवाचक यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतवाचक क्या होते हैं, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीत का बोध हो उन्हें रीतवाचक कहते हैं। जैसे गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, यथासंभव दूसरी की मदद करो, ये सभी क्या है, रीतवाचक के यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है और कुल टोटल हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को नहीं रखा है,
आपको ज्ञात है कि यूपी टेट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु हम 30 प्रश्नों को यहाँ पे नहीं रखकर अधिक प्रश्नों को रख रहे हैं, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। जीभ, मुख, कान, दांत। तो यहाँ पे तत्सम क्या होते हैं, जो शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुख। मुख क्या है, यहाँ पे तत्सम है। यदि जीभ की बात की जाए तो जीभ का तत्सम होता है जीवा, कान का तत्सम होता है कर्ण और दांत का तत्सम होता है दंत। और मुख का यदि तद्भव पूछा जाए तो मुख का तद्भव क्या होता है, मुंह। ये याद रखिए, ये तद्भव इसका होता है और ये तत्सम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब यहाँ पे तद्भव आपको बताना है, तो तद्भव कौन सा नहीं है। तो एकादश क्या है, ये तद्भव नहीं है। गेंद, गेहूं, गोरा, ये सभी क्या है, तद्भव हैं। यदि इनके तत्सम की बात की जाए तो गेंद जो होती है, गेंद को क्या कहते हैं, गेंद को कहते हैं कंदुक। इसका तत्सम हो जाएगा कंदुक। और गोरा का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका गौर। ये याद रखिएगा। और साथ में बचा गेहूं। गेहूं को आपको पता होगा, गेहूं का होता है गोधूम। ये इसका तत्सम हो जाता है। और एकादश क्या होता है, ये एक तत्सम होता है। और यहाँ पे तद्भव पूछा गया था, तद्भव नहीं है, तो एकादश राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होता है एकादश का, वो क्या होता है 11। ये भी आपको याद रखना है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट है, रिस्थान की पूर्ति कीजिए। आप एक को यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे शब्द यहाँ पे आएंगे। डाट डाट और डाट डाट दोनों शब्दांश हैं, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन्हें कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिएगा, दोनों शब्दांश हैं। तो शब्दांश आपके उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी के पहले लगाए जाते हैं। किसी भी शब्द के जो पहले होते हैं उनमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। साथ में याद रखिएगा, यदि यहाँ पे संधि की बात की जाए तो संधि क्या होते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समास की बात करें तो समास होते हैं जो कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का अधिक अर्थ प्रकट करें, अर्थात यहाँ पे शब्दों को जोड़कर बनाते हैं और संधि में हम वर्णों को जोड़ के बनाते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके शब्दांश होते हैं। संज्ञा और विशेषण आपको पता ही है। संज्ञा क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता को बतलाते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तो कनिष्ठ में देखेंगे तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो कनिष्ठ में यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे ये जो है ये लास्ट में लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है, तो केवल एक में लगा है, इसमें सी में। यहाँ पे देखेंगे टा है, जबकि लास्ट में यहाँ पे टा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो और यहाँ पे कन धन ईस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा, प्रत्यय की आपको परिभाषा भी याद रखना है कि वे शब्दांश जो किस शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्ट लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और इसमें यहाँ पे कनिष्ठ में याद रखिएगा, ईष्ट यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके और उदाहरण यदि देखें इससे मिलते जुलते, तो वो आपके हो जाएंगे घनिष्ठ, बलिष्ठ, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, इष्ट प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वधुत्सव में संधि विच्छेद कौन सा है। तो वधुत्सव में यदि आप देखेंगे तो वधु धन उत्सव, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में कौन सी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुई है। तो याद रखिएगा, इसमें व्यंजन शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यदि इसका हम जगन्नाथ का विच्छेद करें तो यहाँ पे इसका क्या संधि क्या होगी, यहाँ पे ये बनेगा, इसको हम कहेंगे जगत धन नाथ। और जगत धन नाथ में यहाँ पे व्यंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सांप का पर्यायवाची है। अहि, आभोग, गोकर्ण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है।
कनक का आपको ज्ञात है कि सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। अब बच्चे दो ऑप्शन छल और खजूर, इनमें आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो याद रखिएगा कनक का अर्थ खजूर भी होता है किंतु छल नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कनक शब्द का अर्थ छल नहीं होता। नेक्स्ट है विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। तो यहाँ पे विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो जो एक ही उम्र के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समवयस्क कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 40 प्रश्नों को कवर किया, जिनमें से हमने सभी हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उनको सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। 40 में आपके कितने प्रश्न सही हुए? यदि आपने 35 से अधिक प्रश्नों को कवर कर लिया है तो ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम में आप आराम से 28 से 29 प्रश्न वहाँ पे सही करके आएंगे। हमारे साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट डालेंगे याद रखिएगा, कुल टोटल जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी के वो 40 हैं। इन 40 प्रैक्टिस सेट को आपको ये जो आप समय बचा हुआ है उनको यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे। डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे, इनको करते रहिएगा। आपकी हिंदी में पूरे 30 में 30 प्रश्न आपके सही रहेंगे। सभी छात्र अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।